डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी के संबंध में हम अहम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि उनसे प्रेरित होकर उन्हें अपनाकर आप अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के जरिए कृषि स्टार्टअप में मुलाकात करवाएंगे एक प्रगतिशील महिला किसान से और फार्मिंग इंडिया में भी कुछ अहम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हमारे देश में समय के साथ खान पान में भी बदलाव आया है। जी हां, पहले केवल गेहूं की चपाती का सेवन किया जाता था, लेकिन अब इसके कई प्रसंस्कृत उत्पादों का सेवन कर रहे हैं हमारे आमजन। और साथ ही अगर इसको और भी बढ़ावा देना है तो हमारे वैज्ञानिकों की सलाह है कि आप काठिया गेहूं को अपनाइए। हमारे किसान अगर काठिया गेहूं की खेती को अपनाते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, उसके उत्पाद की बिकवाली करते हैं तो ज्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं काठिया गेहूं की खेती, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। काठिया गेहूं की उन्नत किस्म है। इसकी खेती गेहूं के कुल रकबे के 10% हिस्से में होती है और सालाना पैदावार है 25 लाख टन। अच्छी बात यह है कि इसे गेहूं उगाने वाले किसी भी इलाके में बोया जा सकता है। सबसे उम्दा काठिया गेहूं मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाके में पाया जाता है। काठिया गेहूं विश्व स्तरीय गुणों से भरपूर है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ बीटा कैरोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें पीला धब्बा रोग लगने की संभावना भी नहीं रहती। इन्हीं गुणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काठिया गेहूं की मांग बढ़ रही है, यानी इस किस्म में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। अलग अलग इलाकों और समय के हिसाब से काठिया गेहूं की करीब 20 किस्में हैं। काठिया गेहूं के लिए समतल उपजाऊ मिट्टी चाहिए। बोने से पहले कार्बोक्सिल 75 WP से बीजोपचार करें। अगर ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीजों का उपचार करेंगे तो अंकुरण भी अच्छा होगा और बीमारियों का खतरा भी कम रहेगा। काठिया गेहूं की फसल को 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। जड़ निकलते समय, गांठ बनते वक्त और दाना भरने के दौरान सिंचाई करना बेहद जरूरी है। गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा, जंगली जई, संकरी पत्ती और लोमड़ घास जैसे खरपतवार उग आते हैं। रोकथाम के लिए क्लोडिनाफॉप 15 WP, फिनोक्साडेन 5 EC या फिनोक्साप्रीमटरी के लिए मेथिल्फ्यूरॉन 20 WP या कार्फेंट्राजोन 40 WDG का इस्तेमाल करें। इन सभी खरपतवार नाशियों का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद करना है। अगर आपकी फसल में काला या भूरा रतुआ रोग लग जाए तो प्रोपिकानाजोल 25 EC छिड़कना होगा। गेहूं के दाने पककर सख्त हो जाएं और नमी 20% से कम रह जाए तो समझ लीजिए फसल पककर तैयार हो चुकी है। काठिया गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, कीट और खरपतवार का सही से प्रबंधन हो, समय पर खाद पानी दिया जाए तो 1 हेक्टेयर में 45 से 55 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें। जब नमी 10 से 12% रह जाए तो GI शीट से बने बिन्स में फसल का भंडारण कर लें। भंडार गृह में कीटों से बचाव के लिए 10 क्विंटल अनाज में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की 1 टिकिया जरूर रखें। अब
कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं, अब हम आपको बताएंगे। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, बता दें आपको लहसुन की बुआई आप कर सकते हैं। किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको इस माह का कृषि कैलेंडर। अक्टूबर का महीना लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में लहसुन का कंद निर्माण बेहतर होता है। दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी है। अधिक उपज के लिए किसानों को बुआई के लिए डबलिंग विधि का उपयोग करना चाहिए। क्यारी में कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। दो पौधों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लहसुन की खेती में बीज बुआई से पूर्व बीजों को केरोसिन से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज बोने के लिए भूमि को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा खोद लेना चाहिए। लहसुन की फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। जब लहसुन की फसल तैयार हो जाती है तो उसके पत्ते पीले होकर नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, तो आइए नजर डालते हैं इस पर। हमारे देश में रसायनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाने लगा था और इसी को रोकने के लिए बता दें आपको, अब हमारे किसान अपना रुख कर रहे हैं जैविक खेती की ओर। जी हाँ, जैविक खेती काफी तरह से फायदेमंद साबित होती है। एक तो अच्छी गुणवत्ता वाली उपज मिलती है, जैविक उपज मिलती है और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी इससे प्रभावित नहीं होता है। और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का भी बहुत ही अहम रोल होता है। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं,
हैं, किस तरह से आप इसे खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आज की हमारी प्रगतिशील महिला किसान ने। इनका नाम है एम रूपाली विजय माली। जी हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट की तैयारी से जुड़ी हुई हैं, इसकी बिकवाली कर रही हैं, अन्य लोगों को प्रेरित कर रही हैं इसके इस्तेमाल के लिए। मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। एम रूपाली विजय माली कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं, जो कृषि के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को व्यवसाय के रूप में करती हैं। इन्होंने समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। पिछले 12 वर्षों से ग्राहकों की मांग पर इन्होंने अपने व्यापार को स्थिरता दे रखी है। इनके पास लगभग 2.5 एकड़ खेत है, जिसमें बड़ी ही कुशलता से खेती और जैविक खाद का निर्माण किया गया है। एम रूपाली विजय माली ने जैविक खाद संस्कृति और इसके व्यापार की शुरुआत खादी ग्रामोद्योग निगम द्वारा जिला परिषद की मदद से की। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्मी कंपोस्ट के वैज्ञानिक तरीकों का अभ्यास किया। शुरुआत में इन्होंने जैविक खाद की सप्लाई केवल अपने फार्म में ही की। शुरुआत में वो इसका उत्पादन अपने खुद के खेत के लिए इस्तेमाल करती थी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, उन्होंने इसकी बिक्री करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी। अच्छे उत्पादन ने इन्हें काफी प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप इन्होंने अपनी कंपनी भी खोल ली, जिसका नाम समर्थ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रखा है। फिलहाल विजय माली वर्मी कंपोस्ट की उपज 8 बेड से करती हैं। वे प्रति वर्ष 35 से 40 टन वर्मी कंपोस्ट का उपज करती हैं, जिसे ये 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचती हैं, जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है। अपने उत्पादित खाद की बिक्री के लिए विजय माली अपने आसपास के किसानों और समाचार एजेंसियों से संपर्क भी रखती हैं, जिससे कि इनके उत्पाद की मार्केट में बिक्री होने में आसानी हो जाए। एम रूपाली विजय माली की उपज की मांग महाराष्ट्र के पुणे और गोवा के अलावा कर्नाटक में भी है। इन्होंने अपने फार्म में 6 महिला किसानों को रोजगार भी दिया है। साथ ही ये अपने गांव में आय बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ज्यादा किसानों को अपनी कंपनी में शामिल कर रही हैं। एम रूपाली विजय माली एक नई सोच वाली किसान है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कोल्हापुर की सलाहकार समिति की सदस्य भी है। इनके सफल प्रयासों को देखते हुए इन्हें रोटरी क्लब द्वारा महिला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांव की महिला किसान इनकी बढ़ती सफलता और तरक्की को देखकर बेहद ही प्रोत्साहित हुई हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, तो आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। हाल ही में किसान भाइयों बहनों आपको बता दें कि असम के कामरूप के मिर्जा में हमारे केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक शहद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इस समारोह में जानकारी दी गई कि किस तरह से इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई तरह की योजनाएं, कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छी आमदनी के लिए किसानों को खेती के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे व्यवसाय भी करने होंगे। सरकार इस दिशा में किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के मौके पर भी कृषि मंत्री ने इस बात को दोहराया। ये एक स्वचालित इकाई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की ओर से सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने की है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड का भी इसमें खास सहयोग रहा है। इकाई का उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसान सबसे बड़े उत्पादक हैं और सबसे बड़े उपभोक्ता भी। इसलिए देश का बाजार अच्छे से चलाने के लिए गांवों के लोगों की जेब में पैसा होना जरूरी है। तभी कल कारखानों के उत्पाद भी ज्यादा खरीदे बेचे जाएंगे। तोमर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड से कृषि का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। साथ ही कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए अलग से 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज दिए गए हैं। इस फंड में मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तोमर ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड से 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां भी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री ने पूर्वोत्तर के किसानों से इस फंड का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की। साथ ही कहा कि देश में 86% किसान छोटे छोटे और सीमांत है। मधुमक्खी पालन इनके लिए आय बढ़ाने का माध्यम हो सकता है। भूमिहीन किसान भी मधुमक्खियों से रोजगार पा सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मधुमक्खी पालकों की सहायता के लिए गुजरात के आणंद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब खोली गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने भी 13 सैटेलाइट टेस्टिंग लैब खोलने की मंजूरी दी है। सरकार चाहती है कि मधुमक्खी पालकों को देश में अच्छा बाजार मिले और उनका निर्यात भी बढ़े। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने बताया है, उनके राज्य में मधुमक्खी पालन की प्रगति हो रही है, जिससे किसानों की आय 2 गुनी होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि असम में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे देश की सरकार कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और बता दें आपको, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे देश में कृषि की प्रधानता है और हमारी अर्थव्यवस्था को बल देने में कृषि अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, बता दें, ऐसे में उनका कहना है कि ये हम सभी का दायित्व है कि हम इसको मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। ये सब बातें उन्होंने कही किसानों से संवाद और बीज वितरण समारोह में, जिसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, दिखाते हैं आपको। बीज वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रही है और इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती के विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके की भूमिका को सराहा और कहा कि देश भर में फैले केवीके किसानों को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचा रहे हैं और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही उन्हें महंगी फसलें उगाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। तोमर ने कहा कि खाद्य तेल का आयात घटाने के लिए तिलहन मिशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए किसानों तक अच्छे बीज पहुंचाए जा रहे हैं। इसी तरह खाद्य तेल में पाम ऑयल का हिस्सा 56% है, लेकिन देश में इसकी खेती कम होती है, जिसे बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के मिशन को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है। कृषि मंत्री को उम्मीद है कि इस नई नीति के माध्यम से निवेश आएगा और किसानों को वाजिब दाम मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि औसत मूल्य से कम भाव मिलने पर किसानों को उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।
कृषि मंत्री दरअसल पूर्वोत्तर के प्रवास पर हैं। पिछले महीने वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सैफरॉन पार्क का विकास किया है, जिसकी वजह से वहां केसर के दाम 1 लाख रुपए किलो से बढ़कर 2 लाख रुपए किलो हो गए हैं। तोमर ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना को बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि 6,850 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य यही है कि अगर किसान मिलजुल कर खेती करेंगे तो लागत कम होगी और वे टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे। इसके अलावा उन्हें वाजिब दाम पर उपज बेचने में मदद मिलेगी। हमारे किसान केवल खेतों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि तकनीकों को भी अपनाएं। इसके लिए हमारे देश में कई तरह की मोबाइल ऐप्स विकसित की गई हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी ही मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसका नाम है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। क्या कुछ खास है इसमें हमारे किसानों के लिए, आइए जानते हैं। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है सोशल मीडिया अपडेट्स का। जी हाँ, हमारे ट्विटर पर हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा किस तरह की जानकारियां साझा की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत में स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के स्नातकोत्तर कृषि विज्ञान महाविद्यालय मेघालय के नवनिर्मित सभागार और पारगमन अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिसर में वृक्षारोपण किया और विभिन्न स्टार्टअप्स द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया गया। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभान्वित साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। जल्दी से इसे अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लीजिए और आप सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। आप किसी भी समय हमारे चैनल के कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं, कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। एक और अहम जानकारी आपको दे दें, आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सात सुरों का मिश्रण, 7 रंगों का खेल, 7 समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल।
गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। खाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओ, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करता है। राम जी भला करेंगे। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। रिश्तों की अजब कहानी है, वैसे तो सदियों पुरानी है मंज़र जादू नगर के, हैरत वाली कहानी है। ये दो दिनों के पास था, फलक ज़मीं की है ज़बां, वो तो है ख्वाबों की बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी, पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए, पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए, इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू डीडी किसान, बदलते भारत।